Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers, my name is Mia Mohammad Ramzan. I'm partner at Tariq Mia Ramzan Arshad and Company. आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस टैक्सेस थे फॉर द टैक्स ईयर 2022 जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 और ये एप्लीकेबल थे फॉर द ईयर जो टैक्स ईयर है 2022 जिसकी अभी रिटर्न्स फाइल हो रही हैं और ये 15 जो दिसंबर है ये उसकी लास्ट डेट है एज एक्सटेंडेड। तो ये है टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। वी विल डिस्कस कि ये डीम्ड इनकम पे टैक्स था क्या और इसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है और हाउ टू पे दैट टैक्स। एज यू ऑल नो दैट सोर्सेज ऑफ इनकम जो कि अंडर द इनकम टैक्स लॉ टैक्सेबल है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस, सैलरी टैक्सेशन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये तो नॉर्मल टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का प्रीव्यू है और ये हेड्स ऑफ इनकम में जो जो इनकम्स आती हैं वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन है इस स्लाइड से। बट न्यूली इंट्रोड्यूस टैक्स जो इस टैक्स ईयर पे एप्लीकेबल है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है ये वाला टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम क्या है जी? सेक्शन 7E जो है वो इंसर्ट किया गया थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें ये था कि द इनकम फ्रॉम इमूवेबल कैपिटल एसेट शैल बी डीम्ड टू बी टैक्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ इट्स फेयर मार्केट वैल्यू और जो डीम्ड इनकम कंसीडर होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू जो इमूवेबल एसेट्स हैं उनका 5% विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड इनकम और उसके ऊपर फिर देन 20% टैक्स चार्ज होगा फॉर द टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड। दिस मीन्स के द इफेक्टिव रेट of tax on fair market value of immovable assets will be 1%। ये तमाम immovable capital assets पे applicable है if value in aggregate exceeds ₹25 million, यानी 25 million या इससे ज्यादा के अगर आपकी immovable properties हैं excluding one business premises, agricultural property, farmhouse and certain other exclusions are also there। ये सेक्शन को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम छोटा सा सेक्शन है जिससे हम विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर कि फॉर द टैक्स ईयर ये सेक्शन 7E जो इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू टैक्स फाइनेंस एक्ट 2022 उसके मुताबिक 7E न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है और इसका सबसेक्शन 1 कहता है फॉर द टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड ए टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑन द इनकम स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन और ये रेट जो है वो 20% है जैसा कि मैंने पहले बताया। और ये कौन पे करेगा? ये रेजिडेंट पर्सन, यानी कि ये जो टैक्स है सिर्फ रेजिडेंट पर्सन पे है। ए रेजिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू हैव ड्राइव्ड एज इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस सेक्शन एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन पाकिस्तान हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। यानी अब इसमें एक्सक्लूजन्स आ गई हैं। एक्सक्लूजन्स जो है वो मीन निकाल के फिर जो एसेट्स बचेंगे उसको हमने देखना है कि वो 25 मिलियन या इससे एक्सीड करते हैं देन दिस टैक्स वुड बी एप्लीकेबल। इसमें एक्सक्लूजन्स जो हैं वो वन कैपिटल एसेट्स ओन बाय द रेजिडेंट पर्सन। इसमें वन कैपिटल एसेट ओन्ड का मतलब है एक्सक्लूड करना है, आप सबसे ज्यादा वैल्यू वाला एसेट भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा है सबसेक्शन जो क्लास बी है सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट। एक बंदे की इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर उसपे वो खुद बिजनेस कर रहा है जैसे शॉप है या ऑफिस है तो वो भी उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। और उसके अलावा सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज बीइंग कैरिड आउट एंड लैंड अनेक्स्ड देयरटू। उसके अलावा कैपिटल एसेट्स अलॉटेड टू शहीद और डिपेंडेंट्स ऑफ ए शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस उनकी भी एक्सक्लूजन है। उसके अलावा ए पर्सन और डिपेंडेंट्स ऑफ द पर्सन हु डाइज व्हाइल इन सर्विस इन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको जो अलॉट किए गए हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज वो भी एक्सक्लूडेड हैं। ए वार वॉन्डेड पर्सन व्हाइल इन सर्विस उनको जो अलॉट किए गए हैं वो भी एक्सक्लूडेड हैं। या एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस जिनको फर्स्ट अलॉटमेंट ओरिजिनल अलॉटी जो है अगर कैपिटल एसेट के इमूवेबल प्रॉपर्टी के वो भी उसमें वो एसेट्स उसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे।
उसके अलावा फर्दर एक्सक्लूजन भी है, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस, मीन वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर आप रेंटल इनकम पे या अदरवाइज टैक्स दे रहे हैं वो भी उसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगी। और कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236 हैज बीन पेड। इसका मतलब है कि जो एसेट्स आपने टैक्स ईयर 2022 में खरीदे हैं और उस पे 236 का टैक्स पे किया है वो भी इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे। और उसके अलावा फिर फर्दर एक्सक्लूजन है कि फॉर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स इन एग्रीगेट, यानी ये जितने एसेट्स हैं एक्सक्लूजन के बाद अगर उनकी वैल्यू 25 मिलियन से एक्सीड कर जाए तो तब वो टैक्सेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। उसके अलावा कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, यदि जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। और कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फॉर लैंड डेवलपमेंट, इसमें जो बिजनेस कर रहे हैं बिल्डर्स और डेवलपर्स उनके एसेट्स भी इंक्लूड नहीं होंगे, सब्जेक्ट टू के वो एनडीएफबीपी के तहत रजिस्टर हूं विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। ये बेसिकली तमाम जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद डायरेक्टर जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस, जो कि आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत उसकी मॉनिटरिंग के लिए ये जो यूनिट बना है एफबीआर के अंदर, बिल्डर्स डेवलपर एफबीआर के परव्यू में आते हैं। उसके अलावा दी फेडरल गवर्नमेंट में इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। अच्छा, कैपिटल एसेट्स को इसमें जो डिफाइन किया गया है मींस एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय ए पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड टू ए बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड, यानी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स वगैरह इसमें शामिल नहीं है, एनी शेयर, स्टॉक और सिक्योरिटीज, एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन रिडक्शन अंडर सेक्शन 22, यानी कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो भी उसमें शामिल नहीं है। एनी मूवेबल एसेट्स नॉट मेंशन इन क्लास 1, 2, 3, यानी कैपिटल एसेट्स पे बेसिकली ये टैक्स था, लेकिन इसको अगर हम ओवरऑल डिफाइन करें तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज बनती हैं। इसमें फार्म हाउस जो कि एक्सक्लूड किया गया है उसको भी डिफाइन किया गया है। फार्म हाउस मींस ए हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर यार्ड विद मिनिमम कवर्ड एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर फीट यूज्ड एज ए सिंगल ड्वेलिंग यूनिट विद और विदाउट एन एनेक्सी। इसमें प्रोवाइडेड फर्दर दैट देयर आर मोर देन वन ड्वेलिंग यूनिट्स एक कंपाउंड में है तो एवरेज एरिया ऑफ द कंपाउंड इज मोर देन 2000 स्क्वायर यार्ड्स फॉर द ड्वेलिंग यूनिट, ईच वन ऑफ सच ड्वेलिंग यूनिट शैल बी ट्रीटेड एज फार्म हाउस, तो वो भी इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा, लेकिन इससे अगर एज ए सेपरेट फार्म हाउस कंसीडर होगा और वो उसमें से एक्सक्लूड होंगे। अगर हम इसको फर्दर देखें कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर डीम्ड इनकम कंसीडर होगी 5%, तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, ये सेक्शन 68 हमें पे जाना पड़ेगा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 का है। फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कैसे डिटरमिन होती है, सेक्शन 68 डिफाइन करता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एसेट, सर्विस, बेनिफिट और परक्विजिट एट ए पर्टिकुलर टाइम शैल बी द प्राइस which the property, asset, service, benefit or perquisite would ordinarily fetch on sale or supply in the open market at that time। ये यानी कि नॉर्मली जो मार्केट प्राइस होती है उसको कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, बट फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी सबसेक्शन 4 डिफाइन करता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, 2, 3, उसमें बेसिकली कमिश्नर की पावर है वो कर सकते हैं। अगर आप सेक्शन 68 को पढ़ें, the board may from time to time by notification in the official gazette determine the fair market value of movable properties of the area or areas as may be specified in the notification। आपने देखा होगा कि एफबीआर ने मुख्तलिफ एरियाज के लिए फेयर मार्केट वैल्यू के शेड्यूल नोटिफाई किए हुए हैं और उसमें एरिया वाइज पर स्क्वायर यार्ड रेट्स हैं और अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो पर स्क्वायर फीट रेट है उसके मुताबिक फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन होगी। और उसमें फर्दर ये है कि अगर कोई ऐसा एरिया जो कि उसमें मेंशन नहीं है तो उसके लिए जो
इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो बोर्ड इन दी यहाँ पे नहीं रेफर किया गया, उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू फिक्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी जो डीसी वैल्यू है वो बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू कहलाएगी। ये तो फेयर मार्केट वैल्यू का हो गया। अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत ये टैक्स लगा था और फॉर द टैक्स ईयर 2022 इसमें इसने पे होना था, और आपको पता है कि लास्ट डेट इसकी जो टैक्स रिटर्न्स की थी वो 30 सितंबर थी इनिशियली, विच वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू 3 टाइम्स एक्सटेंड होके अभी 15 दिसंबर हो गई है। तो उससे पहले लोगों ने इसको चैलेंज किया कोर्ट्स में। सिंध हाई कोर्ट्स ने तो जो पिटिशनर्स थे उनके खिलाफ फैसला दिया, बट वन petition was pending, writ petition was pending before the लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में डिफरेंट हियरिंग्स उसकी हो चुकी हैं। इनिशियली उसका जो बेंच हियरिंग कर रहा था, फिर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। लार्जर बेंच ने नोटिस इशू किए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एफबीआर को, और उसमें फर्दर हियरिंग्स हुई। एक 2 दिसंबर को हियरिंग थी, एक आज भी है। तो उसमें फर्दर हियरिंग्स जो है वो चल रही हैं, बट स्टिल दैट द मैटर हैज नॉट बीन रिजॉल्व। दूसरी साइड पे क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने क्योंकि इसको डिसाइड कर दिया था इन दी फेवर ऑफ एफबीआर, तो उन्होंने फिर नोटिफिकेशन इशू किए कि जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं वो उसको कैसे पे करेंगे, और जो नहीं कर रहे या अभी तक जिन्होंने नहीं किया तो वो उसको कैसे पे करेंगे। तो इसमें आपको पता है कि कोई भी टैक्स पे करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स में अमेंडमेंट जरूरी होती है, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में उसको एम्बेड किया गया। तो ये एक SRO 1891 इशू हुआ 13 अक्टूबर को, जिसमें ये लिखा गया कि जो अमेंडमेंट्स टैक्स रिटर्न में है वो कैसे होंगी, और उसमें इसको टैक्स चार्जेबल या पेमेंट जो है वो कैसे होगी। उस सिलसिले में ये वाला जो शेड्यूल है ये इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेरेशन में अगर आप जाते हैं तो वहां पे दिया गया है, जहां पे आपकी उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू आपने मेंशन करनी है, और फिर जब टोटल उसका आएगा वो अगर 25 मिलियन से एक्सीड करेगा तो देन द टैक्स विल बी कंप्यूटेड एज पर द रेट, जो फेयर मार्केट वैल्यू का 1% है, या पहले डीम्ड इनकम कंसीडर होगी, डीम्ड इनकम के ऊपर 20% टैक्स रेट लगेगा। इसमें फर्दर एक SRO इशू किया गया है जो कि 1 दिसंबर का है, और उसमें ये मेंशन्ड है कि जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी हैं, इसमें अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि बोर्ड इज प्लीज टू डायरेक्ट द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट शैल बी मेड इन द इनकम टैक्स रूल्स, द सेम हैविंग बीन प्रीवियसली पब्लिश्ड। जो SRO 2005 था वो ड्राफ्ट अमेंडमेंट थी ऑन द 22nd डे ऑफ द नवंबर। उसमें ये लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द टैक्स रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड प्रायर टू कमिंग इनटू फोर्स द नोटिफिकेशन SRO 1891, यानी जिसके तहत उसमें टैक्स रिटर्न में एम्बेड किया गया कि ये डीम्ड इनकम वाला टैक्स कैसे पे करना है, जो उससे पहले ही टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं, और वो अगर अभी उन्होंने पे करना है टैक्स तो वो बिफोर 31 दिसंबर 2022 उसको पे कर दें सेपरेटली। मीन उसके लिए सेपरेट टैब अवेलेबल होगा और उसके थ्रू पे करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि लोग कहते हैं कि क्या सबने ये सेपरेट जो फॉर्म है फाइल करना है, तो आंसर इज नो। जिनकी डीम्ड इनकम बनेगी और जिनके ऊपर डीम्ड टैक्स ऑन डीम्ड इनकम बनेगा सिर्फ वही इसको फाइल करेंगे। तो विद दिस वी एंड आवर टुडेज टॉपिक डीम्ड इनकम। इंशाल्लाह हम आपको फर्दर न्यू टैक्सेस और जो भी नई अमेंडमेंट्स होंगी, नई डेवलपमेंट्स होंगी उसके बारे में आगाह करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।